जय हिंद साथियों। मैं नवीन शर्मा अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, कल हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कर लिया था। जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था हमारा हिंदी का, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो आज देखते हैं हम लोग और कौन से क्वेश्चन आते हैं, कैसे-कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सारे क्वेश्चन पर हम लोग ब्रीफ से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। हालांकि आपको ये क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो इससे घबराइएगा नहीं, क्योंकि 15 क्वेश्चन कल हम लोगों ने कर लिया था और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फिर क्या क्या है। चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या लिख रखा है। अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा विशेषण है, ये आपको बताना है कि इसमें कौन सा विशेषण है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विशेषण होते क्या हैं। विशेषण, जब तक मैं आपको ये बता रहा हूं आप ध्यान दीजिए और इसके बाद हमें कमेंट में बताइए कि इसका क्या सही जवाब होगा। देखिए, आपके सामने मैं लिख रहा हूं, ये है हमारे सामने लिखा हुआ विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? तो भाई हम लोग सब लोग जानते हैं क्या, कि संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। आइए देखते हैं विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा, विशेषण होते हैं जो हमारे, वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कैसे पता? देखिए, कैसे हम याद रख सकते हैं कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, विशेषण में हमारे कितने शब्द वर्ड आए हैं, 1 2 3 और 4। इसका मतलब 4 इसमें वर्ड आए हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि विशेषण में हमारे कितने कितने प्रकार के विशेषण होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन कौन से हमारे विशेषण होते हैं। देखिए, एक होता हमारे पास क्या, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। अगला क्या होता है हमारे पास, संख्यावाचक विशेषण होता है। रुक गई। अच्छा, आगे देखते हैं। दूसरा हमारा क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण है। और तीसरा क्या होता है हमारे सामने, देख लेते हैं। तो अगला है हमारे सामने परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा हमारे सामने कौन सा होता है, तो चौथा हमारे सामने होता है सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण, इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो निजवाचक विशेषण के नाम से भी इसको जानते हैं। यानी ये जो निजवाचक विशेषण होता है, ये हमारे सार्वनामिक में ही आता है। अर्थात हम कह सकते हैं विशेषण हमारे 4 प्रकार के। नंबर 1 क्या होता है, गुणवाचक। नंबर 2 क्या होता है हमारा, संख्यावाचक। नंबर 3 क्या होता है दोस्त, तो परिमाणवाचक। और नंबर 4 क्या होता है, तो ये होता है हमारे सामने सार्वनामिक, या फिर इसी को हम लोग सार्वनामिक में ही हम लोगों ने कल देख रखा था प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, किसमें कौन कौन से विशेषण। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के हमारे हो गए। इसमें देख लेते हैं हम कौन सा है। क्या अर्चना हमारे पास जो लिखा है ये विशेषण है क्या? नहीं सर, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फिर ये क्या है, ये तो संज्ञा है। ये क्या है, संज्ञा है। और हम लोग जानते हैं किसी के भी नाम को, किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे अर्चना हो गया, जैसे और किसी का नाम मोहन कर दें, राकेश कर दें। किसी स्थान का नाम जैसे हम लोग बनारस कर दें, इलाहाबाद कर दें। ठीक है, या फिर किसी भी किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर कोई स्थान की अगर वस्तु की हम बात करें, वस्तु में जैसे हम लोग बोर्ड कह दें, मार्कर कह दें, ये सब की चीजें क्या चीज हमारी जाएंगी, संज्ञा के अंतर्गत जाएंगी। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। सेकंड पे चलते हैं। ये लिखा है हमारे सामने अत्यंत। ठीक है, ये अत्यंत लिखा है। फिर क्या अत्यंत होगा, क्या सुंदर होगा, क्या है होगा, क्या तो नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं होगी। इसको हम सहायक क्रिया में रखेंगे। ये अत्यंत भी नहीं होगा। जब अत्यंत, अगर हमारे पास विशेषण नहीं तो है क्या, अत्यंत जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रविशेषण। क्या बोलते हैं साथियों, प्रविशेषण बोलते हैं। और प्रविशेषण किसे कहते हैं, तो साथी आप जानते होंगे कि वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे प्रविशेषण कहलाते हैं। अर्थात जो विशेषण की विशेषता बताएं उन्हें प्रविशेषण। तो देखिए जरा क्या लिख रखा है, अर्चना अत्यंत सुंदर है, यानी ये सुंदर की भी विशेषता कह रहा है, भैया अत्यंत सुंदर है ना। सुंदर तो है ही, लेकिन कैसी सुंदर, अत्यंत सुंदर, यानी अत्यधिक सुंदर की बात कर रहा है। अर्थात ये विशेषण तो हमारे पास कौन है, सुंदर है, लेकिन इसकी भी विशेषता कौन बता दिया, अत्यंत। इसका मतलब ये तो हमारा प्रविशेषण है। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रविशेषण है। तो बचा हमारा ऑप्शन अब क्या, सुंदर। इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा,
सुंदर, ये क्या होगा, विशेषण हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि क्रिया को मूल रूप से क्या कहते हैं, यानी क्रिया को मूल रूप से क्या कहते हैं, इस पे हमें बात करनी है। ठीक है, बताइएगा दोस्तों। आइए देखते हैं, एक एक के बारे में बात करते हैं। क्या उन्हें रूप कहते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। क्या उन्हें पद कहते हैं क्या? नहीं कहते हैं। क्या उन्हें शब्द कहते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। इसका मतलब क्या कहते हैं हम लोग उसको? धातु कहते हैं। देखिए, क्रिया के जो मूल रूप होते हैं उसको हम लोग धातु कहते हैं। अच्छा, क्रिया को हम पहचानेंगे कैसे कि भाई क्रिया होती क्या है? ठीक है, तो जनरली अगर पहचानने के लिए हम लोग बात करें तो इसके लास्ट में हम लोग क्या, ना लगा हुआ दिखाई देता है। जैसे अगर हम लोग बात करें जाना, खाना, है ना, मैं आपके सामने कुछ क्रियाओं को लिख रहा हूं। जाना, खाना, पीना, पीना, गाना, ये सब क्या हैं? ये सब तो क्रियाएं हैं। ये सब क्या हैं? क्रियाएं हैं। तो क्रिया का मूल रूप क्या होता है? क्रिया का मूल रूप का मतलब जहां जो क्रिया जहां से उत्पन्न होती है उसी को हम लोग इसको इसका मूल रूप कहते हैं। मूल रूप अर्थात क्या होता है? इसका मूलांश जो होता है उसी को हम लोग इसका मूल रूप कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हम लिखने की बात करें, लिखना हमारे सामने दिख रहा है तो ये तो क्रिया हो गई। इसमें मूल मूल रूप क्या है इसका, यानी कि इसको जिसको हम धातु कह रहे हैं वो क्या है? तो ये क्या है हमारे सामने? लिख। ठीक है, लिख। और इसी तरीके से हम लोग पढ़ने की बात करें, पढ़ना, तो इसमें मूल धातु क्या होगा हमारा? तो पढ़। ठीक है, इसके लास्ट में हमने ना जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? क्रिया। अर्थात इसका ये मूल रूप क्या था? लिख और पढ़ इसका मूल रूप था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अगले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या सही होगा हमारा? धातु सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? यानी आपको बताना है कि भाई इन चारों ऑप्शन में प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या गिराना होगा, चमकाना होगा, जाना होगा, लिखवाना होगा, कौन सा होगा ऑप्शन, इसमें बताइएगा। चलिए तो देखते हैं साथी। मूल धातु तो हम लोग देख ही लिए। मूल धातु, मूल धातु, देखिए प्रेरणार्थक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक का नाम होता है प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरे का नाम होता है क्या? द्वितीय प्रेरणार्थक। तो कैसे बनाते हैं? तो मूल धातु में हम लोग आना और वाना जोड़ करके बनाते हैं। अगर हमने आना जोड़ रखा है तो क्या बनेगा, वाना जोड़ रखा है तो क्या बनेगा। ठीक है, अगर हम लोग आना जोड़ते हैं तो ये प्रथम प्रेरणार्थक बनती है और वाना जोड़ते हैं तो क्या बनती है? द्वितीय प्रेरणार्थक बनती है। जैसे मैं आपके सामने कुछ शब्दों को लिख रहा हूं और आप मुझे बताइएगा कि इसमें कौन सा कौन है। ठीक है, चलिए जैसे मैंने लिख लिया क्या, जगना। ठीक है, और यहां पे मैं लिख रहा हूं क्या, प्रथम प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक, और यहां पे है द्वितीय प्रेरणार्थक। द्वितीय प्रेरणार्थक, तो जगना आपके सामने लिख रखा है। क्या बताइए इसका प्रथम प्रेरणार्थक क्या हो जाएगा? यहां हम लोग क्या जोड़ते हैं? आना। और द्वितीय प्रेरणार्थक में हम लोग जोड़ते हैं क्या? वाना। ठीक है, तो जगना से क्या बनेगा हमारा? जगाना। और द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या बनेगा हमारा? जगवाना। ठीक है, क्या बनेगा? जगवाना बनेगा। ठीक है, चलिए आगे अगर हम लोग किसी और शब्द की बात करें, जैसे हमारे सामने कोई और शब्द लिखते हैं, लिखना, उड़ना। ठीक है, मैंने लिख दिया आपके सामने क्या, लिखना। चलिए लिखना से क्या बनेगा, उड़ना से क्या बनेगा बताइएगा। लिखना से बनेगा हमारा क्या, लिखाना। प्रथम प्रेरणार्थक क्या बनेगा, लिखाना बनेगा। द्वितीय प्रेरणार्थक क्या बनेगा हमारा, तो लिखवाना बनेगा। चलिए देखते हैं आगे। लिखवाना। चलिए उड़ना का क्या बनेगा, उड़ाना। प्रथम प्रेरणार्थक क्या बनेगा, उड़ाना। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या बनेगा, तो उड़वाना। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन में हमसे क्या रखा था कि प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, तो इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे हमको गिराना दिख रहा है। क्या चमकाना, चमकना भी होगा क्या, नहीं होगा सर। जाना होगा, नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए लिखवाना दिख रहा है। इसका मतलब दो दो ऑप्शन हमारे इसमें सही है। गिराना और क्या, लिख गिराना और क्या, लिखवाना। ये दो दो ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सुरेश गीत गा रहा है में वाक्य में कौन सा काल है। इसमें आपको काल पहचाननी है साथियों। काल हम लोग पढ़े हैं। काल स्पेशली तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल।
फिर इनके भी बारे में हम लोग पढ़ रखे हैं कौन कौन से होते हैं, तो आप बताइएगा। देखिए आपके सामने लिख रखा है, क्या ये अपूर्ण भूतकाल होगा, क्या ये पूर्ण भूतकाल होगा, क्या ये अपूर्ण वर्तमान होगा, या ये आसन्न भूत होगा, सबके बारे में आपको बताना। चलिए देखिए साथी, अपूर्ण भूतकाल क्या होता है? तो अपूर्ण भूतकाल का मतलब हम लोग जानते हैं कि जो कार्य हो रहा है वो अभी समाप्त नहीं हुआ है, वो कंटिन्यू चल रहा है, यानी कि वो अभी लगातार चल रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल। इसको पहचानेंगे कैसे साथी? तो ये कार्य प्रगति पर होता है, यानी कार्य चल रहा होता है। जनरली इसके लास्ट में क्या लगा होता है? रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब आते हैं। जैसे मोहन मोहन जा रहा था, मोहन जा रहा था, ठीक है। मोहन जा रहा था, सोअन गा रहा था, महिमा खा रही थी। यानी ये जितने भी ऐसे हमारे सामने शब्द वाक्य आते हैं जिसके लास्ट में हमारे रहा था, रही थी, ये सब आते हैं, ये हमारे अपूर्णता को दर्शाते हैं, यानी कि कार्य जो हमारा अभी हो रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल। चूंकि भूतकाल लिखा है, इसका मतलब ही है कि उसके लास्ट में हमारा था, थी, थे, ये तो आना ही है। और क्या है फिर इसके बाद कह रहा है कि अपूर्ण, यानी कार्य पूरा नहीं हुआ, चल रहा है लगातार। आगे देखते हैं यहाँ पे अगले में कह रखा हमसे कि पूर्ण भूतकाल का उदाहरण क्या होगा, तो पूर्ण भूतकाल में बात करते हैं। पूर्ण भूतकाल का मतलब हो जाएगा कि जब यह बात का ज्ञात हो जाए, इस बात की जानकारी हो कि कार्य जो हमारा है वो समाप्त हो चुका है, यानी क्या हो चुका हो? कार्य हमारा समाप्त हो चुका हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कि पूर्ण भूतकाल हो। ये पूर्ण भूतकाल का उदाहरण होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, क्या गाड़ी आई थी, ठीक है, गाड़ी आई थी, ये क्या हो जाएगा हमारा? पूर्ण भूतकाल का उदाहरण होगा। आगे है अपूर्ण वर्तमान काल। तो भाई अपूर्ण वर्तमान हम लोग पीछे देख चुके हैं, अभी क्या अपूर्ण तो समझ चुके हैं कि रहा रही आएगा, और वर्तमान कह रहा मतलब है, ठीक है, तो ऐसा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिख रखा है इसने। तो सुरेश गीत गा रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। इसका मतलब अभी क्रिया समाप्त नहीं हुई है, क्रिया चल रही है, वह गा रहा है, इसका मतलब समाप्त नहीं हुई है। अगले ऑप्शन में कह रहा हमसे आसन्न भूत होता है। तो भाई आसन्न भूत का मतलब क्या होता है? आसन्न भूत का मतलब होता है कि ऐसी क्रियाएं जो अभी अभी समाप्त हुई हैं, यानी तुरंत ही खत्म हुई हैं, तुरंत ही समाप्त हुई हैं, उन्हें हम आसन्न भूत कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इसके एग्जाम्पल की, तो मैं लिख सकता हूं, मैंने आम खा लिया है, मैंने आम खा लिया है, ठीक है, मैंने आम खा लिया है, मैंने आम खा लिया है, खा लिया है, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे आसन्न भूत, यानी कि जो अभी अभी समाप्त हुआ है उसे आसन्न भूत कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने लिख रखा है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है। आपको बताना है कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या है। चलिए, क्या हास होगा, क्या शोक होगा, क्या उत्साह होगा, या फिर निर्वेद होगा, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए, हास्य की अगर मैं बात करूं तो ये जो होता है किसका होता है? ये हास्य रस का होता है। किसका होता है? तो ये हास्य रस का होता है। हास्य रस का कोई एक उदाहरण बताइए। तो हास्य रस में हम लोगों ने उदाहरण जान रखे हैं कि विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाविनु नारी दुखारे, वही है शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे। ठीक है, तो जहां हम लोगों ने देख रखा था कि विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले जितने भी हमारे ऋषि थे इस बात से प्रसन्न हो रहे हैं कि भगवान राम जो है कि आए हैं, और जितनी भी यहाँ पे शिलाएं हैं, अर्थात जितने भी हमारे छोटे छोटे पहाड़ हैं, ये क्या हो जाएंगे? ये सबके सब एक नारी का अवतार ले लेंगे और हम सभी लोग उनके साथ भोग विलासता कर सकते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा हंसने की बात है क्योंकि अब है ना। आगे अगला है हमारा ऑप्शन, क्या शोक है। शोक किसका होता है? तो भाई शोक जो होता है हमारा ये करुण रस का होता है। किसका होता है? करुण रस का होता है। साथ ही हम लोग देखते हैं कि जहां भी किसी भी तरीके का करुण रस की बात करें तो इसका अस्थाई भाव शोक होता है। अस्थाई भाव का मतलब क्या होता है? अर्थात जिस भी स्थिति को देखने के बाद हमारे हृदय में जिस एक भाव उत्पन्न होता है, एक कुछ समय के लिए, वो हमारा क्या होता है? अस्थाई भाव होता है। उस पर देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया शोक। उत्साह किसका होता है? तो भाई उत्साह जो होता है हमारा किसका होता है? वीर रस का अस्थाई भाव होता है। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? उत्साह होता है। ठीक है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, है ना, सामने पहाड़ है, सिंह की दहाड़ है।
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक उत्साह आता है व्यक्ति के अंदर, जुनून आता है ना, कुछ करने का। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा। आगे क्या दिख रहा है हमें, अगला लिख रहा है निर्वेद। तो ये किसका हो जाएगा, निर्वेद मतलब क्या होता है, शांत रस का होता है, यानी कि जिसमें व्यक्ति बिल्कुल ही एकदम शांत, है ना, एकदम शांत स्वभाव में बैठा होता है, उसके अंदर कोई भी इस तरीके का वो नहीं होता है, वहां क्या होता है, निर्वेद होता है। निर्वेद का मतलब हो गया जब आदमी किसी वैराग्य की बात करता है, यानी कि सांसारिक दुखों से बिल्कुल ही क्षुब्ध होकर के एकदम, है ना, वैराग्य की तरफ जाने की सोचता है, यानी एकदम शांत हृदय बैठा होता है, तो उसके उसके जो वहां पे जो रस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसमें उसका स्थायी भाव जो होता है वो क्या होता है, निर्वेद होता है। ठीक है। बाकी अगर हम बात करें रसों की कुल संख्या कितनी होती है, तो भरत मुनि की अगर हम लोग बात करें, भरत मुनि की बात करें, तो भरत मुनि के अनुसार जो रसों की कुल संख्या होती है वो कितना होती है, 8 होती है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि भरत मुनि के अनुसार रसों की कुल संख्या कितनी होती है, तो हम 8 की बात करेंगे। लेकिन ये आपसे पूछ दे कि रसों की कुल संख्या कितनी होती है, सिर्फ रसों की संख्या पूछे तो 9 बताएंगे, और अगर कुल रसों की संख्या हमसे पूछे तो हमें 11 ऑप्शन देना है। अगर सिर्फ हमसे ये कहे रसों की संख्या कितनी है, तो वहां पे हम लगा के आएंगे कितना आंसर, 9 लगा करके आएंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारे पास, करुण रस का इसने पूछ रखा था, तो इसका मतलब करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा हमारे सामने, शोक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने लिख रखा है कि अनिल और अनल, ये दो शब्द हमारे सामने दिए हैं, और कह रहा है कि इसका सही अर्थ क्या होगा, इसके बारे में बताना आपको। ये समश्रुति भिन्नार्थक वाले शब्द होते हैं, अर्थात पढ़ने में हमको, देखने में जो इनकी राइमिंग्स आती है, इनके जो साउंड्स आते हैं वो एक जैसे अंत में लगते हैं, लेकिन इसको हमको बताना है कि इसके अर्थ क्या होंगे। ठीक है, तो क्या हमारा अनिल जो दे रखा है, अनिल का मतलब आग होगा, और अनल का मतलब क्या, पानी होगा। क्या अनिल का मतलब हवा होगा और अनल का मतलब पानी होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तब तक मैं और कुछ शब्द लिख रहा हूं, आप हमें इसको बताएंगे। बताइएगा साथियों, इसका आंसर क्या होगा। चलिए, तो अली का मतलब होता है क्या, भौरा होता है, और अली का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है सखी। आपके सामने क्या दिख रहा है, प्रणय और परिणय। प्रणय मतलब क्या होता है, प्यार, और परिणय का मतलब क्या होता है, तो विवाह होता है। ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जो समश्रुति भिन्नार्थक में आते हैं, जिनके पढ़ने में लगभग एक जैसे दिखेंगे और उनके अर्थ अलग होते हैं। आगे देखते हैं, अनिल का मतलब क्या होता है और अनल का मतलब क्या होता है। अनिल का मतलब होता है क्या, वायु, और अनल का मतलब क्या होता है, अनल का मतलब होता है अग्नि। ठीक है, तो वायु और अग्नि वाला जो ऑप्शन हमें दिखेगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, ये सी है, ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वायु की मुझे पर्यायवाची कुछ और बता सकते हैं, तो वायु का क्या होता है, समीर होता है, समीर होता है, मारुत होता है, ठीक है, और क्या होता है, बयार होती है, ठीक है, और क्या होते हैं, वायु होता है, हवा होती है, ठीक है, ये सब के सब, ठीक है, मलय भी होता है, ये सब के सब हमारे वायु के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि ग्रंथि का तद्भव शब्द क्या है। ग्रंथि के तद्भव के बारे में हमें बात करनी है कि ग्रंथि का तद्भव क्या होता है। क्या ग्रंथि का गांठ होगा, हालांकि यहाँ पे आपको चंद्रबिंदु भी लगाना चाहिए था, ये टाइपिंग एरर है दोस्तों, कोई बात नहीं है। तो गांठ होगा, या फिर मच्छिका होगा, या तालिका होगा, या फिर श्रृंगार होगा। चलिए देखते हैं हम लोग। तो गांठ जो होता है ये ग्रंथि का ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा ये पहला ही सही है। बाकी जो बचे हुए हैं इनका देख लेते हैं। क्या मच्छिका का क्या होता है, तो मच्छिका का जो होता है वो मक्खी होता है। आगे देखते हैं, अट्टालिका का क्या होता है, तो अट्टालिका का साथी अटारी होता है, अटारी होता है। आगे देख लेते हैं कुछ शब्द, जो सिंगार लिख रखा है इसका क्या होता है, तो इसका जो तद्भव होता है वो क्या होता है, सिंगार होता है। क्या होता है साथी, तो सिंगार होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि स्वागत शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, यानी स्वागत जो शब्द लिखा है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? क्या सुधन आगत होगा, या सुधन आगत होगा, स्वधन आगत होगा, या फिर स्वाधनगत होगा? तो बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए तो देखते हैं, क्या सुधन आगत होगा क्या? दो जगह सुधनागत दिख रहा है, लेकिन आपको एक जगह दिखेगा कि ये दीर्घ ऊ है और एक जगह क्या है, ये लघु ऊ है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए, तो दीर्घागत वाला नहीं होगा। क्या ये स्वधनागत होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या स्वाधन आगत होगा? नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा बचा हमारे पास? सुधन आगत। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्वागत। अच्छा, इसमें बता दीजिएगा मुझे संधि कौन सी होगी। संधि विच्छेद तो हमने कर लिया, संधि कौन सी होगी? तो दोस्तों इसमें संधि कौन सी होगी? यण संधि होगी। कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे? तो एक बात याद रखिएगा, ट्रिक ये याद रखिएगा कि जो यण संधि होती है इसमें जो अंतस्थ वर्ण होते हैं हमारे य व र, अगर इनके ऊपर कहीं भी कोई भी मतलब ये आधे शब्द आते हैं कहीं भी, तो वहां पे हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या है? यण संधि है। ठीक है, मैं कुछ और लिख रहा हूं शब्द, आप इसमें मुझे संधि बताएंगे कौन सी संधि होगी। साथी बताने का प्रयास करिए। पो धन अन ये क्या बनेगा? पौ धन अन ये क्या बनेगा? कपि धन ईस, कपि धन ईस, कपि धन ईस ये क्या बनेगा? आगे बताइएगा। जगत धन ईस इसका क्या बनेगा? ठीक है, चलिए। तो पो धन अन हमारे सामने क्या बनेगा? ये पवन बनेगा। संधि कौन सी होगी दोस्तों? ये अयादी संधि होगी। अयादी संधि होगी, यानी जितने हमारे तीन अक्षरों वाले अक्षर होते हैं उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या लग रही है? तो यहाँ पर जो होता है वो अयादी संधि है। पौधन अगर की मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पावन हो जाएगा। ठीक है, कपिधन ईस की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पे छोटी ई है और यहाँ पे बड़ी ई है, और हम लोगों ने पढ़ रखा है छोटी ई और बड़ी ई दोनों मिलकर के क्या हो जाती हैं? बड़ी ई हो जाती है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? कपीस। ठीक है, कपीस। संधि कौन सी इसमें बनेगी भाई? तो अगर हम संधि की बात करें तो दीर्घ संधि बनेगी। दीर्घ संधि बनेगी, यानी जहां पे छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के दोनों का दीर्घ हो जाता है, यानी बड़ी ई हो जाती है, वहां पे हमारा क्या होता है? दीर्घ संधि का, वहां पे दीर्घ संधि हो जाती है। ठीक है, यहां भी क्या होगी? अयादी संधि। आगे लिख रखा है जगत धन ईस, है ना? एक एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके जो पहला जो हमारा शब्द दिख रहा है इसके लास्ट वाले जो वर्ड है उसमें हमको हलंत दिख रहा है। अक्सर आप देखेंगे कि जितने भी हमारे व्यंजन संधि के उदाहरण होते हैं उनके जो लास्ट वाला जो वर्ड होता है उसमें हलंत लगा है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? जगत धन ईस से क्या बन जाएगा? जगदीश। क्या बनेगा? जगदीश बनेगा। और ये किसका उदाहरण हो जाएगा? व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। किसका? व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथी आपके सामने कि जगन्नाथ शब्द कैसे बना है, यानी इसका आपको संधि विच्छेद बताना है। कौन सा शब्द ऑप्शन इसमें से सही होगा ये आपको बताना है। ठीक है, बताइएगा। तब तक मैं आपके सामने कुछ शब्द लिख रहा हूं, इसके बारे में आप मुझे बताइएगा। दिक धन अंबर, दिक धन अंबर, और आगे लिखिएगा वाक धन ईस, वाक धन ईस, इसके बारे में बताइएगा। चलिए, तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर होगा हमारे सामने क्या? जगत धन। जगन्नाथ है तो जगत धन क्या हो जाएगा? नाथ हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये सही होगा। और इसमें संधि कौन सी आएगी दोस्तों? संधि की अगर हम बात करें तो इसमें व्यंजन संधि आएगी, है ना? हमने देख ही रखा पहले से कि जहां पे ये हमको हलंत दिख रहा है, और फिर इसके बाद ये क्या हो जाता है? ये त जो होता है, त जो होता है, इसको अगर हम लोग बात करें जगत धन नाथ, त थ द ध न, यानी जब भी उसका संयोग होता है तो जो
अंतिम वाला जो वर्ड होता है उसका पंचमाक्षर में वो तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। यानी कि इसका पंचमाक्षर क्या होता है, तो त थ द ध न, यानी जो इसका पंचमाक्षर है वो न है तो न में बदल जाता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे व्यंजन संधि होगी और ये ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल ही सही होगा। इसका मतलब ना तो ये ऑप्शन होगा, ना तो ये होगा, ना तो ये होगा। चलिए इसको देख लेते हैं। दिक धन अंबर अगर लिख रखा है तो इसका क्या बनेगा, दिगंबर बनेगा। क्या बनेगा, दिगंबर बनेगा। ठीक है, दिगंबर। आगे वाक धन ईस लिख रखा है, इसका मतलब इसका क्या बनेगा, वागीस बनेगा। ठीक है, वागीस। क ख ग, है ना, और कई बार ये किसमें तब्दील होता है, तीसरे वर्ड में भी बदल जाता है। इसका मतलब बनेगा क्या, वागीस। भाई दिगंबर किसे कहते हैं, एक शब्द आया दिगंबर। दिगंबर का मतलब होता है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को ही अपना वस्त्र मानता है, उसे हम लोग दिगंबर कहते हैं। अर्थात आप देखे भी होंगे कि जैन धर्म में जो होते हैं, जैन धर्म में एक श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में बटा था। तो दिगंबर जो होते हैं वो निर्वस्त्र होते हैं क्योंकि वो संपूर्ण ब्रह्मांड को ही अपना वस्त्र मानते हैं और इस तरीके से वो रहते हैं। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन अगला हमारे सामने कि गोदान किसकी रचना है, यानी गोदान किसकी रचना है ये आपको बताना है। क्या मुंशी प्रेमचंद जी ने इसको लिखा है, क्या महादेवी वर्मा जी ने लिखा है, क्या जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, या फिर धर्मवीर भारती ने लिखा है। साथ ही इसको बताना आपको। चलिए तब तक एक एक का हम लोग विश्लेषण करते हैं। आपके सामने दिख रहे हैं क्या, धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर 4 है। इनकी कुछ रचनाएं मैं आपके सामने लिख रहा हूं, कुछ साथी आप भी लिखें कमेंट बॉक्स में, बताएं इनकी और कौन कौन सी रचनाएं हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं तो ठंडा लोहा हो गया, अंधा युग, अंधा युग, और कौन सा साथी, तो ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय। ठीक है, आगे देखते हैं। अगले हैं हमारे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के बारे में बताइएगा साथी कौन कौन सी इनकी रचना है। तो इनकी रचना है लहर, झरना, आंसू, कामायनी, तितली, कंकाल, ये सब इनकी रचनाएं हैं। स्कंदगुप्त, ये सब जयशंकर प्रसाद की रचना। और जयशंकर प्रसाद को हम लोग छायावादी कवि के नाम से भी जानते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा क्या, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के बारे में देख लेते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले भारत भारती पुरस्कार किसको दिया गया था, तो ये सबसे पहले महादेवी वर्मा जी को दिया गया था। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। इनकी कुछ रचनाएं अगर बात करें हम लोग तो नीरजा है इनका, निहार है, गिल्लू है, सांध्य गीत है, बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखा था। ठीक है, महादेवी वर्मा जी ने। अगली अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, ठीक है, तो मैं इसके लिख देता हूं। क्या है, नीरजा, निहार, सांध्य गीत, सांध्य गीत, गिल्लू, रश्मि। ठीक है, ये सब किसकी रचनाएं हैं, तो महादेवी वर्मा की है। तो गोदान किसकी है, तो भाई ये किसकी हो जाएगी, मुंशी प्रेमचंद्र की होगी। मुंशी प्रेमचंद्र बिल्कुल इस ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। एक बहुत ही फेमस आपसे पूछा जाता है कि इनकी इनकी जो ऐसी रचना का नाम बताइए जो अधूरी रह गई थी, है ना, अधूरी रह गई थी, तो वो थी क्या, मंगल सूत्र, है ना। मंगल सूत्र इनकी अधूरी रचना रह गई थी। और कई बार पूछ लेता कि वह रचना इनकी बताइए, इनकी वह रचना बताइए जो अंग्रेजों द्वारा इनकी जब्त कर ली गई थी, तो सोजे वतन। ठीक है, सोजे वतन जो थी अंग्रेजों द्वारा इनकी जब्त कर ली गई थी। और कुछ मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं के बारे में आपको अवेयर कर रहा हूं, देखिए कौन कौन सी रचनाएं हैं इनकी। तो कफन इनकी रचना है, कफन, पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर। इसके बाद इनकी कौन सी है, कफन हो गया, गोदान हो गया, ठीक है, पंच परमेश्वर हो गया, निर्मला हो गया, निर्मला। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सी है, ठाकुर का कुआं, ठाकुर का कुआं, ठाकुर का कुआं। और कौन सी है, नमक का दरोगा, नमक का दरोगा। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सी है, शतरंज का खिलाड़ी, शतरंज का खिलाड़ी। ठीक है साथी।
तो ये मुंशी प्रेमचंद की रचना रही। मुंशी प्रेमचंद को हम लोग धनपत राय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। बचपन के दिनों में इनको नवाब नवाब राय के नाम से भी बुलाया जाता था, तो ये काफी फेमस है नवाब राय के नाम से भी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या है। ठीक है साथी, तो ये हमारे आज इतने ही क्वेश्चन रहे, और फिर कल हम लोग ऐसे ही प्रैक्टिस सेट फिर कल लेकर आ रहे हैं। और साथ ही इसके बारे में बताइए हमें कि और भी किस टॉपिक पर आपको वीडियो उपलब्ध कराई जाए, जैसे स्पेशली किसी टॉपिक की बात करें, जैसे ग्रामर में अगर इसकी व्याकरण की बात किया जाए, तो उस पे किसी एक विशेष टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो उस पर भी बताइए। बाकी हम लोग तो अपने हिसाब से लगे हुए हैं साथी, आपके भरसक हर अच्छे के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ठीक है साथी, जय हिंद, जय भारत।